हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? एंजॉय कर रहे हो ना? अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है, ठीक है? तो इसलिए आप पढ़ पाओगे अच्छे से। टेंशन में आके ना पढ़ा जाता है, ना कुछ चीज़ें रिवाइज होती हैं, ठीक है? तो अच्छे से हम लोगों ने क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है? अभी एग्जाम्स भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है? ब्रेक मत लगाइएगा अपनी स्टडी को लेके बिल्कुल भी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वन डे एग्ज़ाम हो, ठीक है? आने वाली जो अभी एग्ज़ाम है, जैसे पंजाब कांस्टेबल, पंजाब सब इंस्पेक्टर की जो अभी रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, ठीक है? तो अभी एग्ज़ाम जो हेल्ड होंगे उसमें स्पेशल सेक्शन है इसका पॉलिटी का। प्लीज़ ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा, ठीक है? क्वेश्चंस बहुत सारे निकल के आते हैं फंडामेंटल राइट टॉपिक से, ठीक है? वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक इन द पॉलिटी सेक्शन। ओके, आइए आज का हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। प्लीज़ मेरे साथ सारी वीडियो देखिएगा, ठीक है? ये पार्ट्स में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? ये आज का पार्ट है, ठीक है? तो आने वाले टाइम में आपको राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, और भी बहुत सारे जो फैक्ट हैं रिलेटेड टू आर्टिकल्स जो हैं, अलग से मैं डिस्कस करूँगी वो सारी चीज़ें। अगर बात करें अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर कर लिया है, ठीक है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रॉपर वे से कवर कर लिया है, ठीक, ओके? और उसके बाद हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और और क्या कवर किया है, और किया है हम लोगों ने सिटीजनशिप, ठीक है? प्लीज़ आप लोग क्या करें, रिवाइज करते जाएं। क्लियर? सिटीजनशिप हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम अब क्या करेंगे, कवर करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की अगर बात करें तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है पार्ट फर्स्ट में आती है, ठीक है? और ये पार्ट फर्स्ट में है, आर्टिकल 1 to 4 तक हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। उसके बाद पार्ट सेकंड आया, पार्ट सेकंड रिलेटेड टू सिटीजनशिप। आर्टिकल हमने कहाँ से लेके कहाँ तक कवर किए? आर्टिकल्स हमने जो कवर किए हैं वो है आर्टिकल 5 to 11। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सबसे प्यारे क्या, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट थर्ड। आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेके 35, ठीक है? यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर्टिकल 12 to 35। क्लियर? ये हम सारे आर्टिकल्स डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार के बारे में जानना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं जानना, हम लोगों को एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया भी पता होने चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एक अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और अपने अधिकारों के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, कैसे कैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, वो सारी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है? सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़ना, हमने क्या करना है, इन चीज़ों को जानना है, समझना है। आई बात समझ में? आइए आज का जो सेशन है वो हम करते हैं स्टार्ट। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अगर हम पहले टाइम की बात करें कि सबसे ज़्यादा टाइम लगा हमें इस सेक्शन को बनाने में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। इनको बेसिक राइट भी बोला जाता है। अगर बात करें जब ब्रिटिश के जो रूल, यानी कि ब्रिटिशर रूल जब स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया जो भी किया, ठीक है? फ़ायदे के लिए उन्होंने किया, ठीक है? अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, जो हमारे जो इंडियन सिटीजन्स थे उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया, अत्याचार बहुत ज़्यादा किया गया। हमारी कंट्री के लोगों के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब हमारी कंट्री आज़ाद हो रही थी, तब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, या फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके द्वारा बोला गया कि हमें इंडिया के सिटीजन्स को उनके राइट देने हैं, ठीक है? जिससे रूल करने वाले या रूल करने वाली जो पार्टी है उनको चेक एंड बैलेंस किया जा सके, ताकि डिक्टेटरशिप ना आ जाए फ्यूचर में, ठीक है? कि ये ना हो कि एक पर्सन रूल कर रहा है और जो जनता है उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले। लोगों को अपने राइट्स पता होने चाहिए, ठीक है? वे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करते हैं, बाइंड भी करते हैं, यानी कि एक लिमिट में रहना सिखाते हैं गवर्नमेंट को कि इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स क्या किए गए,
ऐड ऑन किए गए हमारे संविधान में। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा फंडामेंटल राइट्स को बनाने में। आई बात समझ में? अगर बात करें, इसको रखा गया पार्ट थर्ड में, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। आर्टिकल 12 to 35 तक इसको फ्रेम किया गया है। इंस्पिरेशन जो लिए हैं हमने, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कहाँ से हमने इसका आइडिया लिया? ये यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इसका आइडिया लिया। बिल ऑफ राइट, डेट इज़ बिल ऑफ राइट बोला जाता है यूएसए में, वहाँ से हमने इसका आइडिया लिया। पार्ट थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा भी बोला जाता है पार्ट थर्ड को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ये। जस्टिकेबल फंडामेंटल राइट्स है। जस्टिकेबल मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। आई बात समझ में? इतनी ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये काफ़ी इसको इलेबोरेट किया गया है, जो हमारे संविधान में पाई जाती हैं चीज़ें, या एनी अदर कंट्री इन दी वर्ल्ड। मतलब अगर बाकी कंट्रीज़ के संविधान की अगर बात करें, तो हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है, इंक्लूडिंग यूएसए भी। फंडामेंटल राइट जो है, ये गारंटी देते हैं हमारे संविधान को कि जितने भी पर्सन हैं सोसाइटी में, इंडिया में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक। कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलना चाहिए, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों को। ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जितने भी पर्सन हैं बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी में रहेंगे। क्लियर? अगर कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। और ये अपहोल्ड करते हैं क्या? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपहोल्ड करके रखते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल जो है, यानी कि हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इक्वालिटी देखने को मिलेगी, यानी कि उनको इक्वल समझना है। क्लियर? चाहे वो अपॉर्चुनिटी की बात हो या वर्क की बात हो। क्लियर? डिग्निटी जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की हार्म नहीं करनी है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बनाए रखना है और यूनिटी बनाए रखनी है अपनी नेशन की। ये नहीं है कि कुछ ऐसी बात कर दो, ऐसा मतलब बोल दो आपकी हमारी जो देश की यूनिटी है वो हार्म हो जाए। देश को तोड़ने की बात नहीं करनी है, देश को जोड़ने की बात करनी है, ऐसा इसमें बोला गया है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और ये प्रिवेंट करते हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट होगी अथॉरिटी, और जैसे डिस्पोटिक रूल ना देखने को मिले हमारी कंट्री में, यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्पोटिक रूल ना देखने को मिले कि बिल्कुल ही ऐसे लेवल पे या बिल्कुल ही ऐसे लेवल पर ले जाना कि कोई इसको अपोज ना कर सके, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहे हमारी कंट्री में, इसलिए हमने इतने अच्छे क्या किए हैं, इतने अच्छे लेवल पर फंडामेंटल राइट्स को क्या किया है? फ्रेम किया है, ठीक है। और एम की बात की जा रही है, इस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। मतलब क्या होगा कि लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल। ओरिजिनली अगर हम देखें तो हमारे संविधान में पहले कितने फंडामेंटल राइट्स थे? पहले थे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहली है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ये आता है आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो राइट है, राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का अधिकार। वो आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 19 to 22। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वन डे एग्जाम है, जो छोटे जो एग्जाम रहते हैं उसमें डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है? वो आर्टिकल 14 to 18 है। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि हमने आवाज़ उठाने, अगर कोई व्यक्ति किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठानी, ये हम लोगों का राइट है। ये आता है आर्टिकल 23 और 24। वुमेन से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, और ये 24 जो है ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें
किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, ये है आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं आर्टिकल 29 to 30 में रखे गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया था, जो आता था ये आर्टिकल 31 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा बोला गया, ठीक है। अगर बात करें राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको डिलीट कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, और इसको फ्रेम कर दिया गया एज अ लीगल राइट। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 300A पार्ट 12 में इसको फ्रेम किया गया हमारे संविधान में, ठीक है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया गया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर प्रेजेंटली अगर बात देखें, ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आज के टाइम में ओनली 6 आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। आपको ये मतलब टॉप लेवल पे आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। क्लियर? फीचर ऑफ, अगर बात करें फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटी देते हैं हमारे संविधान को। फॉलोइंग कैरेक्टर्स हम देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्ट हैं, सिटीज़न को क्या क्या अधिकार है, फॉरेनर्स को क्या क्या अधिकार है इससे रिलेटेड, ठीक है। ये सारी हम चीज़ें देखेंगे कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, फॉरेनर्स को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। कौन से फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए नहीं हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी ये फीचर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ तो जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या? यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हम अपने ही सिटीजन्स को प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो बाहर के जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको कैसे हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है इसमें, तो हम फॉरेनर्स को कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये प्रोविज़न है। ये एग्जाम्पल भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये ओनली हमारे सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? तो सम ऑफ दी जो अवेलेबल जो है हमारे ओनली सिटीजन्स के लिए, ऑल पर्सन वेदर सिटीजन, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशन एंड कंपनी, ये अभी मैंने आपको समझा दिया। और ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें तो, कि जब इसकी बात की जाती है फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शन की, वो भी सिटीजन्स के लिए ही आता है, ठीक है। आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ऐसे हैं जो हमारे सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल हैं, ठीक है। सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल हैं ये आर्टिकल्स, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ये 30 है, ठीक है, आर्टिकल 30। क्लियर? तो आर्टिकल 30, 29, 19, 16, 15 ये आर्टिकल्स ओनली हमारे सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो दोनों के लिए अवेलेबल हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के सामने सब इक्वल है, यानी किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो फॉरेनर्स को अलग सज़ा जो है वो देते हैं, इंडियंस को अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉरेनर्स को भी जैसे सेम अगर क्राइम किया है तो वो सेम सज़ा होनी चाहिए। फॉरेनर्स की भी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना हम लोगों की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ही क्राइम उस पर्सन ने किया, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, उसको सज़ा अलग तरीके की मिले और इंडियंस को अलग तरीके की मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसमें बोला गया फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट का मीन्स है कि, एब्सोल्यूट का मतलब अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जा सकती है। कैसे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन को लगाया जा सकता है? सामने वाले को हर्ट नहीं करना, इतना भी राइट नहीं है। सामने वाले के राइट को ख़त्म
कर दें आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपको राइट्स मिले हैं तो उसका गलत इस्तेमाल हो, ठीक है। ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ठीक है, इसलिए बोला गया दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर आप सोसाइटी की हार्मनी को स्पॉइल कर रहे हैं तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। और डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, ये कोर्ट के द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। अगर कोई भी सोसाइटी में हेटेड स्पीच जो रहती है जिससे हमारी इंडिया की जो हार्मनी है या यूनिटी को हार्म पहुंचे, ठीक है, ऐसी स्पीच अगर दी जा रही है सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालने वाली, तो हम क्या लगा सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात आएगी वहाँ पे कोर्ट पिक्चर में आ जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगर जहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात आएगी वहाँ पे कौन आ जाएगा पिक्चर में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक और बात रहेगी इसमें, यहाँ पे लॉ बनाने वाली अथॉरिटी के अंडर बात की जाएगी, यानी कि मीन्स पार्लियामेंट के अंडर। कोर्ट कब आएगा पिक्चर में, जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर कोई लॉ बन रहा है तो कोर्ट उसमें क्या करेगा, एंटर करेगा। एक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, एक बैलेंस बना के रखने की बात की जाती है। इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच बैलेंस बनाना होता है इसमें, ठीक है। किस तरीके से इंडिविजुअल लिबिलिटी जो है वो बनाए रखनी है और सोसाइटी कंट्रोल भी रखना है। क्लियर, ये बातें सारी की गई हैं। और इसके अलावा अवेलेबल जो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन है स्टेट का, सम ऑफ देम ऑल्सो अवेलेबल जो है अगेंस्ट एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर बात करें तो इसके कुछ नेगेटिव तरीके से भी देखा जाता है इसको, और पॉजिटिव तरीके से भी देखा जाता है। नेगेटिव तरीके की अगर बात करें तो किस प्रोस्पेक्टिव से देखना है इसको, अगर अथॉरिटी की मीन्स प्रॉपरली जो अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव इन नेचर क्यों है, क्योंकि सर्टेन प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार प्रोवाइड करवाए जाते हैं किसको, सिटीजन्स को। ये पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से देखे जा सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए। इतना आपको क्लियर हुआ। और ये क्या है, दे आर जस्टिकेबल हैं, ये अलाउ करते हैं पर्सन को कि अगर कोई भी इनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो कोई भी व्यक्ति किसी के फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो वो कहाँ पे मूव ऑन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है या हाई कोर्ट मूव कर सकता है अगर उसके राइट का वायलेशन हो रहा है तो। और ये डिफेंड करते हैं और गारंटी देते हैं किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी और डिफेंड किया जा सकता है। सेक्रोसेंट नहीं है और परमानेंट नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, रिटेल और रिपील करती है, बट ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट। इट कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए, इससे बाहर रह के चीज़ें नहीं करनी है, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग ऑपरेशन नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, किस ड्यूरेशन में किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी। बट एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है, बट दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। राइट टू, ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। 6 जो राइट है यानी कि आर्टिकल 19 वो सस्पेंड किए जाते हैं ओनली इमरजेंसी डिक्लेयर हो, यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी हो तब इसको सस्पेंड किया जा सकता है। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म रेबेलियन, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये सारी क्लियर हुई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है ऑपरेशन जो है, इससे रिलेटेड कुछ लिमिट भी रखी गई है, इसमें लिमिटेड भी किए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A की अगर बात करें तो ये सर्व करता है जो लॉ प्रोवाइड करवाए, जैसे एक्वाइजेशन ऑफ ई स्टेट, ठीक है। कोई हमने एक्वायर कर ली है जगह या फिर किसी कंट्री से उसका लैंड जो एक्वायर कर लिया है, ठीक है, उस पर भी ये लॉ बना सकती हैं। आर्टिकल 31B जो है वैलिडेट करता है कुछ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेट जो आते हैं शेड्यूल 9 के अंडर आते हैं, जो हमने 12 शेड्यूल किए थे। आर्टिकल 31C की अगर बात करें तो ये क्या करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल
यानी कि जो लॉज बनाए गए हैं कैसे इफेक्ट में लेके आने हैं, ये स्टेट को डायरेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। एप्लीकेशन अगर देखें मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस की, अगर बात करें जैसे हम लोगों को प्रॉपर राइट्स दे रखे हैं ना, तो आर्म फोर्सेस की अगर बात करें उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में तीनों फोर्सेस आ जाएंगे, इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, ये तीनों फोर्सेस आ जाएंगे आर्म फोर्सेस में। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉजी सर्विसेज, इनके कुछ राइट्स है वो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं एज ए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पार्लियामेंट के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं, पार्लियामेंट के द्वारा ये रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं आर्टिकल 33 के तहत, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यानी कि मार्शल लॉ काफ़ी डिफरेंट है इमरजेंसी से, ठीक है, उसको कंपेयर नहीं करना, इतनी बात याद रखिएगा। मार्शल लॉ जो है जब फोर्स में आ जाता है किसी भी एरिया में, यानी कि उसको बोला जाता है मिलिट्री रूल, आप बोल सकते हैं उसको। तो ये आर्टिकल 34 के अंडर चीज़ें आती हैं। डायरेक्टली इन्फोर्सेबल के जैसे कि आप बात कर सकते हैं, बेसिस जो है लॉ के बेसिस पे सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ये जो लॉ हैं यानी कि कोई भी लॉ अगर बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो लॉ बनाए जाते हैं ओनली पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। ये किसके अंडर है? आर्टिकल 35। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर बनाएंगे वो ओनली पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई इसमें काम नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 35। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर रही हूँ, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। अगर डेफिनेशन ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो टर्म स्टेट कैसे डिफाइन की गई है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, वर्ड स्टेट है, ठीक है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आप सीधा कहाँ मूव कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं, डिस्कस की गई हैं, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो ये जो टर्म है स्टेट, ठीक है, तो पहले हमने पार्ट 3 में सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाती हैं, आर्टिकल 12 टू 35 आर्टिकल तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट में इंक्लूड करते हैं क्या? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, जैसे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ये समझा देती हूँ लेजिस्लेटिव काम क्या होता है। लेजिस्लेटिव जो है, ठीक है, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, अभी मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी बता दूंगी। लेजिस्लेटिव में आएगा जैसे लॉ बनाने वाली जो अथॉरिटी रहती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव में क्या आएगा? लॉ बनाने वाली अथॉरिटी। इसमें एक तो रहेगी सीनेट, क्या होता है? राज्यसभा, यूएसए में, ठीक है, सीनेट राज्यसभा है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम इंडिया में बोलते हैं लोकसभा, ये सारी ये क्या करते हैं? लॉ बनाने का काम करती हैं। और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि जो लॉ बना है, ठीक है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में क्या आ जाएगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ठीक है। जुडिशियल, जुडिशियल क्या रहता है? जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं या नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। फोर्थ पिलर भी माना जाता है कि इसको मीडिया को माना जाता है, आपको पता ही है मीडिया कैसे कैसे काम करती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लेजिस्लेचर देखने को मिलते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, इसमें पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी तो आपको अभी मैंने समझा ही दिया, रिव्यू करने का काम करती हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी हम सारी जो डिटेल है वो हम किस में पढ़ेंगे? हमारे जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसमें हम पूरे डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर जो है स्टेट या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ये ऑर्गन है स्टेट गवर्नमेंट की। अगर लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारी आ जाती हैं, ठीक है। अगर ये भी किसी के इंडिविजुअल पर्सन के या
किसी भी कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं तो उस चीज़ों को भी देखा जाएगा कोर्ट के द्वारा। ऑल अदर अथॉरिटीज़ डैट इज जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, लॉ के द्वारा प्रॉपर तरीके से इसको क्या बनाया गया है, ठीक है, जैसे लोकसभा से पास होके, राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाते हैं साइन होने के लिए, तो फिर क्या बनता है, एक्ट बनता है, एक लॉ बनता है, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ क्या रहती हैं आपकी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ होंगी जो प्रॉपर लॉ के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, ठीक है, लाइक आप बोल सकते हैं LIC, ONGC, CL एक्सेट्रा, ठीक है। अगर ये भी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, अगर हनन कर रही हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके अंडर आती हैं, स्टेट के अंडर आती हैं, और ये किस में बोला गया है, आर्टिकल 12 में बोला गया है। स्टेट इन सबको काउंट करके बोला गया है, ठीक है, स्टेट जो है वर्ड इन सब चीज़ों को काउंट करके बोला गया है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है माइंड में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जितने भी जो एक्शंस लिए जाते हैं एजेंसीज के द्वारा, ठीक है, वो चैलेंज किए जा सकते हैं कोर्ट में अगर वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं तो, ठीक है। एजेंसीज जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताई, अगर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट बात करें तो कोई प्राइवेट बॉडी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जो फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रही है, हनन कर रही है, तो भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर आर्टिकल 12 के अंडर बोली गई हैं। स्टेट जो है वो डिफाइन किया गया है इन सब चीज़ों को मिला के। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉ इन कंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स। पहले हमने पढ़ा स्टेट जो टर्म है वो कैसे डिफाइन की गई है, अब इसमें पढ़ेंगे लॉ। लॉ जो मीनिंग है वो कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। लॉ इनकंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या डिक्लेयर किया गया है, अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं है तो उसको भी नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर माने तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है यानी कि आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 2 to 6, क्लियर। तो दोनों के हाथ में क्या है, पावर है, कैन बी डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो आर्टिकल 32 के अंडर है। हाई कोर्ट के पास जो पावर है आर्टिकल 2 to 6 के अंडर है, ये चीज़ याद रखनी है। टर्म लॉ जो है आर्टिकल 13 में ये वाइड कॉन्वर्सेशन किया गया है, इसमें जो फॉलोइंग चीज़ें इंक्लूडेड है वो हम देख लेते हैं। लॉ जो है आर्टिकल 13 के अंडर आता है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। बात करें परमानेंट लॉ, परमानेंट लॉ जो है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली बनाती है, उनके पास पावर रहती है, पावर वे में क्या करती है, लॉ बनाया जाता है, यानी कि लोकसभा से पास होके, राज्यसभा से पास होके, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर प्रॉपर लॉ बनाया जाता है, ठीक है। उसी के बाद टेम्परेरी जो लॉ रहता है, लाइक जैसे ऑर्डिनेंस जो इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नर्स के द्वारा। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक जैसे नेचर से रिलेटेड या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है, लाइक जैसे बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जैसे अभी गाइडलाइंस जो आ रही है ना, जैसे कोविड-19 से रिलेटेड जो गाइडलाइंस इशू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आ जाती हैं स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स में। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज की अगर बात करें तो इसमें आ जाते हैं कस्टम्स आ जाते हैं, या फिर फोर्स ऑफ लॉ आ जाता है, ठीक है। कस्टम्स क्या रहते हैं, जैसे सोसाइटी से रिलेटेड जो कस्टम्स और लॉ बनाए जाते हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं तो उसको भी नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं जैसे सबरीमाला टेम्पल इशू था, ठीक है, तो वो चीज़ें भी देखने को मिली। आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है इसमें क्या बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कोई होता है तो उसको लॉ नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया था, केशवानंद भारती केस 1971। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया, सॉरी 1973, बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कॉन्सेप्ट निकल के आया। बोला गया इसमें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसमें से क्या निकल के आया है, ठीक है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा इसमें बोला गया कि अगर कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, इसमें पार्लियामेंट के द्वारा, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को ही हटा दें, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लॉ अगर बनेगा
या फिर अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसको भी नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है। ये इस केस के द्वारा बोला गया। ठीक है, आई होप आपको ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फीचर्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हम आर्टिकल जो हैं 14 से लेके 18 तक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डिटेल में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो का जो इस लेक्चर की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। पिछली भी जो वीडियो PDF रहती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।